ठीक है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेश कुमार और फिर से अनलॉकडाउन 1.0 हुआ है, उसके साथ ही वापस शुरू कर रहे हैं। इतने दिनों अपनी क्लासेस जो थी वो परिस्थिति बस बंद चल रही थी, ठीक है। तो आज से वापस शुरू करने जा रहे हैं अपन, और मैं आपको पढ़ाऊंगा सामान्य विज्ञान विषय, ठीक है, जिसमें आज अपन जो है वापस शुरुआत करेंगे। और अभी जो वर्तमान में सबसे ज्वलंत मुद्दा चल रहा है उसी मुद्दे पे अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी जो ज्वलंत मुद्दा चल रहा है वो ये चल रहा है कि अभी एक वैश्विक महामारी, जिसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है, वो पूरी दुनिया में कोहराम मचा रही है, ठीक है। तो उसी वैश्विक महामारी का जो रीजन है, जो कारण है, वो है एक विषाणु, ठीक है। और इसके बारे में आज अपन एक चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी जो ये ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, इस पर अभी वर्तमान में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत जो है इसके बारे में जरूर आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर से मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मैं कोरोना के बारे में चर्चा बहुत ही कम करने वाला हूँ, क्योंकि कोरोना सुन सुन के आप सब पक चुके हो, मुझे पता है। जहाँ से आप सुनते हो, चर्चा करते हो, कोरोना की ही बात आपको सुनाई देती है ना। तो मैं कोरोना के बारे में चर्चा तो बिल्कुल ही कम करूंगा, सामान्य सी जानकारी आपको उसकी भी दूंगा, क्योंकि जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो आपके लिए जरूरी चीज है वो मैं आपको विषाणु के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो विषाणु के बारे में अपन शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले विषाणु जो है, इस विषाणु की खोज जो है, ठीक है, वो खोज की थी एंटिबनी ल्यूवेनहॉक ने। ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1892 में 1892 के अंतर्गत जो है वो विषाणु की सबसे पहले खोज की थी, ठीक है। जबकि इनसे पहले अगर अपन बात करें लुई पास्चर की, लुई पास्चर, ठीक है, तो लुई पास्चर ने जो है वो रेबीज का टीका बना दिया था। किसका? रेबीज का टीका, ठीक है। रेबीज जो होता है वो रेबीज रोग भी विषाणु के कारण ही होता है। अरे ये तो सबको पता है कि रेबीज रोग भी विषाणु के कारण होता है, ठीक है। तो जबकि 1892 में जो है वो एंटिबनी ल्यूवेनहॉक ने जो है वो विषाणु की खोज की थी, जबकि अपन मान सकते हैं कि लुई पास्चर जो है वो कितने टैलेंटेड बंदे हो सकते हैं जिन्होंने इसकी खोज से पहले, मतलब विषाणु की खोज से पहले उसका क्या बना दिया था? टीका बना दिया था, ठीक है। अब अपन विषाणु के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो विषाणु क्या है? तो विषाणु जो है एक डेड पार्टिकल है, जिसको अपन बोल सकते हैं कि एक मृत अंश है, या अपन बोल सकते हैं कि एक मृत कण इसको अपन बोल सकते हैं। मतलब कि इसमें जीवन जो है वो नहीं होता, जीवन नहीं होता, जीवन नहीं होता। तो फिर ये संक्रमण कैसे करता है, और ये किस प्रकार जो है वो किसी होस्ट बॉडी के लिए, ठीक है, या अपन यूं कहे तो किसी सजीव के शरीर के लिए हानिकारक होता है, तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि विषाणु जो है वो, इसको जो है वो सजीव और निर्जीव, सब जानते हो सजीव क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच की जो योजक कड़ी है, योजक कड़ी मतलब यूं कहे तो कनेक्टिव लिंक, योजक कड़ी जो है वो किसको कहा जाता है? विषाणु को कहा जाता है। सीधे शब्दों में अगर मैं आपको कहूं तो सीधे शब्दों में बात ये होगी कि विषाणु जो होता है, ये विषाणु सजीवों के गुण भी प्रदर्शित करता है और निर्जीवों के गुण भी प्रदर्शित करता है। कैसे? अभी तो सर आपने कहा था कि ये डेड पार्टिकल होता है, ये मृत अंश होता है, मतलब कि इसमें जीवन अभाव होता है। लेकिन फिर आप बोल रहे हो कि सर ये सजीव की भांति भी काम करता है और निर्जीव की भांति। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखना कि जब ये विषाणु जो होता है, जब इसके अनुकूल इसको वातावरण नहीं मिलता, जब अनुकूल वातावरण नहीं मिलता, नहीं होता, तब ये क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। और क्रिस्टल पता है, क्रिस्टल ठोसों का गुण होता है। मैं यूं कहूं तो डेड पार्टिकल्स का गुण होता है, निर्जीव पदार्थों का गुण होता है क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो जब ये अनुकूल परिस्थितियां इसके नहीं होती, या यूं कहें कि ये जो है सजीव के संपर्क में नहीं होता, सजीव के संपर्क में नहीं होता, ठीक है,
जब ये सजीव के संपर्क में नहीं होता तब ये क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है, और क्रिस्टल क्या होता है, निर्जीवों का गुण होता है। मतलब यूं कहे तो उस स्थिति में ये किस रूप में पाया जाता है, निर्जीव के रूप में पाया जाता है। ठीक है, फिर क्या है, फिर जब ये किसी सजीव के संपर्क में आता है, या यूं कहे तो इसको अनुकूल वातावरण मिलता है, अनुकूल वातावरण मिलता है, तो ऐसी स्थिति में यह क्या करता है, सजीव की भांति व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है, सजीव की भांति व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। ये जो है ये इसकी विशेष क्वालिटी होती है, किसकी, विषाणु की। और यही रीजन होता है कि इसको सजीव और निर्जीव के बीच की क्या कहा जाता है, योजक कड़ी, या यूं कहे तो कनेक्टिव लिंक इसको कहा जाता है। देखना दोस्तों, मैंने आपको शुरू से क्या बताया है, वापस एक बार फिर बताता हूं। विषाणु, वायरस, ठीक है, वायरस की खोज जो है वो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी 1892 ईस्वी में, जबकि इससे पहले ही लुई पास्चर ने, जबकि मैं फिर बता रहा हूं वायरस की खोज नहीं हुई थी, उससे पहले ही लुई पास्चर ने रेबीज का टीका बनाया था, और रेबीज भी एक विषाणु जनित रोग होता है। ठीक है, इसके बाद में मैं कहूं तो विषाणु जो होता है ये मृत पार्टिकल होता है, मतलब कि जीवित अंश नहीं होता, इसीलिए इसको सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। मतलब कि जब ये किसी सजीव के संपर्क में आता है तब तो सजीव की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है, और जब ये किसी निर्जीव के संपर्क में आता है तो निर्जीव की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं आगे। अब अगर अपन बात करें कि विषाणु के गुण क्या क्या होते हैं, या अपन यूं कहे तो विषाणु जो होते हैं उस विषाणु के लक्षणों के बारे में अपन चर्चा करें, तो विषाणु जो होता है ये सबसे पहली बात तो यही होगी कि ये मृत पार्टिकल होता है, मृत होता है, जीवित अंश नहीं होता जब तक कि सजीव के संपर्क में नहीं आता। इसके अंतर्गत जो होता है वो श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, और मैं कहूं तो इसके अंतर्गत जो है वृद्धि का अभाव होता है। मतलब कि इसके अंतर्गत जो है ना तो रेस्पिरेशन पाया जाता है, ना फोटोसिंथेसिस होता है, और ना ही इसके अंतर्गत ग्रोथ होती है। ठीक है, इसीलिए तो इसको क्या कहा गया है, डेड पार्टिकल कहा गया है। ठीक है, अगर अपन बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, या अपन यूं कहे संरचना के बारे में अपन चर्चा करें, तो इसकी संरचना जो होती है वो संरचना में अपन देखेंगे कि एक तो इसमें होता है आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, और उस आनुवांशिक पदार्थ या तो होगा आरएनए या होगा डीएनए, ये दो में से कोई सा भी एक, मैं दोनों की बात नहीं कर रहा हूं, या तो होगा आरएनए या होगा डीएनए। ये डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, ये सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, मतलब द्विरज्जु की भी हो सकते हैं और एक रज्जु की भी हो सकते हैं। दूसरा इसमें क्या होता है, इसके चारों ओर जो होता है वो पाया जाता है प्रोटीन का आवरण, प्रोटीन का आवरण, प्रोटीन का आवरण इसके चारों ओर पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है, ये जो प्रोटीन का आवरण होता है इसको कहा जाता है कैप्सिड। क्या कहा जाता है, कैप्सिड कहा जाता है। और न्यूक्लिक अम्ल के साथ ये कैप्सिड मिलता है तो संपूर्ण इसकी बॉडी को जो है, जो विषाणु वायरस की बॉडी, होल बॉडी जो होती है उसको कहा जाता है न्यूक्लियोकैप्सिड। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोकैप्सिड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, इसके अंतर्गत जो है दो चीजें मैंने बताई है, एक तो आनुवांशिक पदार्थ और एक चारों ओर प्रोटीन का आवरण। इसका मतलब अगर मैं यूं कहूं तो इसके अंतर्गत जो होता है वो जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, या यूं कहूं तो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का क्या होता है, अभाव होता है। मतलब यूं कहे तो इसके अंतर्गत कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य का अभाव होता है, कोशिका द्रव्य इसके अंतर्गत नहीं पाया जाता। अब जब कोशिका द्रव्य नहीं पाया जाता तो सर ये जनन कैसे करता होगा, वृद्धि तो इसमें होती ही नहीं है, वृद्धि तो इसमें होती नहीं है, लेकिन ये अपनी संख्या में तो वृद्धि करता है। ठीक है, मतलब यूं कहे तो ये रिप्रोडक्शन तो करता ही होगा, जनन तो करता ही होगा। ठीक है, तो ये जनन किस प्रकार करता है, ये जनन तभी करता है जब ये किसी सजीव के संपर्क में आता है, जब ये किसी सजीव के संपर्क में आता है तभी जनन करता है। मतलब जब ये किसी सजीव के संपर्क में नहीं होता तब तो ये कैसा होता है, क्रिस्टल के रूप में होता है, निर्जीव होता है।
तब तो ये कैसा होता है, निर्जीव होता है, और जब सजीव के संपर्क में आता है तब ये क्या करता है, जनन करता है। किस प्रकार करता है, ये क्या करता है, सजीव की कोशिका में, सजीव की कोशिका में क्या कर देता है, अपना आनुवांशिक पदार्थ डाल देता है। ठीक है, यह आनुवांशिक पदार्थ क्या करता है, यह आनुवांशिक पदार्थ उस सजीव के आनुवांशिक पदार्थ के साथ, सजीव के आनुवांशिक पदार्थ के साथ जुड़ जाता है, और उस सजीव के आनुवांशिक पदार्थ के साथ जुड़कर क्या करता है, ये उसके साथ जुड़कर क्या करना शुरू कर देता है, रेप्लिकेशन शुरू कर देता है, द्विगुणन शुरू कर देता है। मतलब ये जो है डीएनए का प्रतिकृतिकरण या आनुवांशिक पदार्थ का प्रतिकृतिकरण शुरू कर देता है, प्रतिकृतिकरण शुरू कर देता है। कौन, विषाणु। ठीक है, ये विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, तो ध्यान रखना विषाणु के अंतर्गत जो घातक चीज होती है वो होती है इसका आनुवांशिक पदार्थ, वो इसका क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कुछ पादप विषाणु जो होते हैं वो पादपों के लिए भी होते हैं स्पेसिफिक, मतलब ये जो वायरस होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि ये कुछ विशिष्ट जीवों पर ही विशिष्ट वायरस इफेक्ट कर सकते हैं, सभी सजीवों पर एक ही वायरस इफेक्ट नहीं करता। तो कुछ विषाणु जो होते हैं वो पादपों पर प्रभाव डालते हैं तो उन्हें पादप विषाणु कहते हैं, और कुछ विषाणु जो होते हैं वो जंतुओं पर प्रभाव डालते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, जंतु विषाणु कहते हैं, जंतु विषाणु अपन कह सकते हैं। ठीक है, पादप विषाणु और जंतु विषाणु में विशेष रूप से फर्क क्या होता है, तो एक मोस्ट फर्क होता है, जो इंपोर्टेंट फर्क होता है जिसको अपन बोल सकते हैं महत्वपूर्ण जो अंतर होता है वो होता है कि पादप विषाणु जो होते हैं उनमें आनुवांशिक पदार्थ हमेशा क्या होता है, आरएनए होता है, जबकि जंतु विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ आरएनए भी हो सकता है और या फिर क्या हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं जंतुओं में, लेकिन पादपों में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आरएनए ही होता है। नेक्स्ट, पादप विषाणु जो होते हैं उन पर आवरण नहीं पाया जाता, मतलब कि इनके चारों ओर जो है वो कवर नहीं होता, इनके ऊपर आवरण का क्या होता है, अभाव होता है, जबकि इसके अंतर्गत जो होता है वो आवरण पाया जाता है। जंतुओं के अंतर्गत जो है आवरण पाया जाता है, पादपों में आवरण का अभाव होता है, जबकि जंतुओं में जो है वो विषाणु के ऊपर आवरण पाया जाता है। ठीक है, ये बात फिर से बता देता हूं मैं आपको विषाणु के बारे में। अभी मैंने क्या बताया, विषाणु जो होता है डेड पार्टिकल्स होते हैं, जब तक कि ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के संपर्क में नहीं आते या लिविंग जीव के संपर्क में नहीं आते तब तक ये डेड होते हैं। ठीक है, और जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के संपर्क में आ जाते हैं तब ये क्या करते हैं, अपनी वृद्धि यानी कि अपना गुणन करना शुरू कर देते हैं, अपना गुणन शुरू कर देते हैं, जनन शुरू कर देते हैं। यूं कहूं तो ये क्या कर देते हैं, जनन शुरू कर देते हैं। इनमें ना तो रेस्पिरेशन होता है, ना फोटोसिंथेसिस होता है, ना इनमें ग्रोथ होती है। इनकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो इनमें आनुवांशिक पदार्थ होता है और चारों ओर प्रोटीन का आवरण होता है। ठीक है, दोनों को मिलकर कहा जाता है न्यूक्लियोकैप्सिड, मतलब कैप्सिड जो होता है प्रोटीन का आवरण होता है और आनुवांशिक पदार्थ जो होता है उसको अपन न्यूक्लियन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको टोटली अपन जो है बोल सकते हैं, इसकी होल बॉडी को न्यूक्लियोकैप्सिड बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें तो वायरस जो होते हैं वो पादप विषाणु और जंतु विषाणु, मतलब यूं कहे तो पादपों में स्पेसिफिक प्रकार के वायरसेस होते हैं और जंतुओं में स्पेसिफिक प्रकार के वायरसेस होते हैं। एक नोट पॉइंट फिर से बता देता हूं आपको, फिर बता रहा हूं कि एग्जाम के अंतर्गत आपको ये पॉइंट देखने को मिल सकता है इस बार, मतलब अधिकतर चांस लगते हैं 3 स्टार आप लगा सकते हो, उसके 5 स्टार भी लगाओ तो कमी है। ठीक है, क्योंकि अगला बिंदु जो है वो बिंदु ये है कि वायरसेस जो होते हैं वो प्लांट्स के नवोद्भिद होते हैं, मतलब यूं कहे तो नवीनतम उत्तक जो होता है, नवीनतम उत्तक जो होता है उस उत्तक में जो है वायरस का संक्रमण नहीं होता, वायरस का संक्रमण नहीं होता। जो नवोद्भिद होते हैं या यूं कहूं नवीनतम उत्तक जो होते हैं पादपों के, ठीक है, उन पादपों के नवीनतम उत्तकों में जो है वो वायरस का संक्रमण नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं देने की कोशिश करूं तो मान लिया जाए कि कोई स्पेसीज, कोई जाति जो है वो संकटग्रस्त है, मतलब कि विलुप्त प्राय है वो जाति, पादप जाति है। ठीक है, और उस पादप जाति का सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, एक ही पादप बचा है।
ठीक है, और संपूर्ण पादप जो है वो वायरस से ग्रसित है। ऐसी सिचुएशन में अगर अपने को उस पादप की प्रजाति को बचाना है तो उसका नवोद्भिन्न यानी क्यों गए तो नवीनतम उत्तक जो होगा, ठीक है, उस उत्तक को निकालकर उस उत्तक का जो है वो कृत्रिम संवर्धन, पात्र संवर्धन, कृत्रिम संवर्धन किया जा सकता है और कृत्रिम संवर्धन करके उसको बचाया जा सकता है, क्योंकि नवीनतम उत्तक जो होता है उसमें कभी भी वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता। ये नोट पॉइंट यानी क्यों कहे तो याद रखने योग्य फैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं अगर देता हूं तो देखना, इसको समझने के लिए मैं एक वायरस की स्ट्रक्चर बताता हूं जिसको अपन बोलते हैं जीवाणुभोजी विषाणु। क्या बोलते हैं? जीवाणुभोजी विषाणु। देखना, एक मैं देता हूं एग्जांपल, जीवाणुभोजी विषाणु, इसका नाम होता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, ठीक है। ये जो बैक्टीरियोफेज होता है जीवाणुभोजी, होता क्या है? विषाणु होता है। नाम से पता चलता है कि जीवाणुओं को नष्ट करता है, मतलब कि जीवाणुओं का भक्षण करता है। जीवाणु का क्या करता है? भक्षण करता है। कैसे करता है? इसकी स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। सामान्य से स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ये इसका आनुवंशिक पदार्थ होता है और इसके सामान्य से स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। ये किसी वायरस पे या क्यों कहे तो किसी जीवाणु पे संक्रमण करता है और इस प्रकार से इसका जो है ये जो आवरण है प्रोटीन का आवरण, ये चारों ओर इसके क्या है? प्रोटीन का आवरण। ये जो मैं बता रहा हूं ये तो क्या है? प्रोटीन का आवरण। और ये इसके अंतर्गत क्या है? आनुवंशिक पदार्थ। ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा? जब किसी जीवाणु, ये क्या है? जीवाणु, और ये क्या है? विषाणु, ठीक है। जब ये जीवाणु के संपर्क में आएगा तब ये इसका जो आनुवंशिक पदार्थ है इसको क्या कर देगा? जीवाणु में ट्रांसफर कर देगा और जीवाणु का खुद का आनुवंशिक पदार्थ उसके अंतर्गत है। ऐसी सिचुएशन में यह आनुवंशिक पदार्थ इसके साथ जुड़ जाएगा और इसके साथ जुड़कर क्या कर देगा? ये रेप्लिकेशन शुरू कर देगा, ठीक है। और रेप्लिकेशन करके ये जीवाणु जैसे जैसे ये जीवाणु क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, वैसे वैसे इसके अंतर्गत जो आनुवंशिक पदार्थ है जिसका, विषाणु का, वो भी क्या करना शुरू कर देगा? ग्रोथ करना शुरू कर देगा। इस प्रकार जो वायरस होता है, इस वायरस के अंतर्गत जनन संपन्न होता है या यूं कहे तो रिप्रोडक्शन संपन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं आगे। वायरसेस जो होते हैं, वायरसेस, अधिकतर वायरसेस जो होते हैं वो जंतुओं के लिए या यूं कहे तो पादपों के लिए हानिकारक होते हैं, ठीक है। लेकिन इनके कुछ लाभदायक यूजेस भी है या यूं कहे तो ये ह्यूमन बॉडी के लिए या यूं कहे तो सजीवों के लिए लाभप्रद भी होते हैं, ठीक है। तो कुछ लाभ मैं इनके बारे में बताता हूं। सबसे महत्वपूर्ण या सबसे फैक्ट बात या सबसे इंपॉर्टेंट बात पहली मैं बताता हूं। लाभ के बारे में अपन चर्चा करें तो सबसे पहले एक वायरस आता है जिसको अपन बोलते हैं जीवाणुभोजी विषाणु। अभी नाम लिया था मैंने, जीवाणुभोजी विषाणु। ये विषाणु जो होते हैं ये अपनी जो इंडिया की अपन यूं कहे तो नेशनल रिवर है, राष्ट्रीय नदी जिसको अपन बोलते हैं गंगा नदी या होली रिवर भी अपन बोल सकते हैं, भारत की पवित्र नदी गंगा नदी जो है, इस गंगा नदी के जल में जो है ये जीवाणुभोजी विषाणु अत्यंत मात्रा में पाए जाते हैं। और यही रीजन होता है कि ये नदी जो होता है, इस नदी का जल कैसा होता है? शुद्ध होता है। नदी का जल कैसा होता है? शुद्ध होता है। क्यों होता है शुद्ध? क्योंकि गंगा नदी के जो जल है उस जल में जो विशिष्ट प्रकार के जीवाणु पैदा होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के जीवाणु पैदा होते हैं, उन जीवाणुओं का क्या कर देते हैं? ये वायरसेस भक्षण कर देते हैं। ये उनका क्या कर देते हैं? भक्षण कर देते हैं। और यही रीजन होता है कि जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और जल क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका यूज अगर मैं बताता हूं तो दूसरा इसका यूज होता है वो एक वायरस आता है जिसका नाम होता है साइनोफॉज वायरस। साइनोफॉज वायरस, इस साइनोफॉज वायरस का जो है वो पादपों के अंतर्गत यानी यूं कहे तो कृषि के अंतर्गत, कृषि में इसका उपयोग होता है। कृषि में इसका उपयोग होता है किस वायरस का? साइनोफॉज वायरस का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए आनुवांशिकी, तो डीएनए आनुवांशिकी का आधार जो होता है वो आधार वायरस ही होते हैं।
डीएनए आनुवंशिकी का आधार किसको माना जाता है? वायरसेस को माना जाता है, क्योंकि यही वायरसेस जो होते हैं वो अपन यूं कहे तो डीएनए को एक बॉडी से या एक कोशिका से नेक्स्ट कोशिका में स्थानांतरित करने के लिए जो है वेक्टर के रूप में, वाहक के रूप में यूज होता है किसका? जीवाणु का, इसका वायरस का, या यूं कहे तो विषाणु का। ठीक है, इसलिए डीएनए आनुवंशिकी या यूं कहे तो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत महत्वपूर्ण बेस जो होता है, महत्वपूर्ण आधार जो होता है, वो ये प्रोवाइड करवाता है। कौन? वायरस। ठीक है, अब इसके बाद में, अब जिसकी अपन कब से आप सब वेट कर रहे थे, ज्यादा समय में नहीं लूंगा, ठीक है, जिसका आप कब से वेट कर रहे थे उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, कोरोना के बारे में। कोरोना, ठीक है, कोरोना नाम, कोरोना जो होता है, ये कोरोना नाम आपने सुना होगा, सूर्य के चारों ओर जो होता है उसी को भी कोरोना ही कहा जाता है। सूर्य का चारों ओर का जो भाग होता है उसको कोरोना बोलते हैं, और मिडिल भाग जो होता है उसको क्रोड बोलते हैं। यानी कि कोरोना का शाब्दिक अर्थ अगर अपन बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है मुकुट। क्या होता है? मुकुट होता है शाब्दिक अर्थ किसका? कोरोना। ठीक है, कोरोना आपने नाम सुना होगा, कोविड-19, कोविड-19। ये 19 का मतलब तो हो गया कि ये 2019 में, मतलब कि सन जो है वो सन शो हो रही है कि 2019 के अंतर्गत जो है ये वायरस जो है वो संक्रमण, इसका पहला केस देखा गया था, इसीलिए इसको 19 के नाम से जाना जाता है, कोविड-19। ठीक है, ये इसको नोवेल वायरस भी कहा जाता है। नोवेल का मतलब हो गया नवीन, नोवेल का मतलब क्या हो गया? नवीन। अगर इसका जो ये कोरोना तो जो है वो क्या नाम है? कोविड-19 तो बीमारी का नाम है। कोविड-19 किसका नाम है? बीमारी का नाम है। कोविड-19 तो बीमारी का नाम है। वास्तव में जो वायरस है उस वायरस का नाम क्या है? तो वायरस का नाम है सार्स CoV-2। सार्स CoV-2। 2 का मतलब क्या हो गया? 2 का मतलब हो गया कि यह कोरोना वायरस एक पहले भी था और अब इसका क्या हुआ है? दोबारा संक्रमण हुआ है। कोरोना वायरस का क्या हुआ है? अब दोबारा संक्रमण हुआ है। और सार्स का मतलब हो गया सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम। कोविड और वायरस, कोरोना वायरस 2, ये इसका क्या हो गया? पूरा नाम हो गया। अगर पूछ लिया जाए कि कोरोना वायरस या कोरोना जो कोविड-19 जो बीमारी है उस बीमारी के विषाणु का नाम क्या है, तो उसके विषाणु का नाम, वायरस का नाम जो होगा वो होगा सार्स CoV-2। ठीक है, कोरोना जो होता है ये सीधा क्या करता है? ये सीधा यहां से नाम से पता चल रहा है कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कि अपने श्वसन तंत्र को सबसे ज्यादा, फेफड़ों को प्रभावित करता है। कौन सा वायरस? ये कोरोना वायरस, जिसको अपन बोलते हैं कोविड-19 बीमारी जो है वो है। तो ये अपने सीधे क्या करता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। इस प्रकार जो है ये वायरस प्रभावित होता है। सामान्य रूप से कहूं तो डरने की तो वैसे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये विशेष कोई वायरस नहीं है। सामान्य जो कोल्ड को जुकाम जो होता है उस जुकाम में भी कोरोना वायरस, कोरोना नाम तो सुना होगा आपने, कोरोना वायरस ही होता है। बस थोड़ा सा उसका रूपांतरित रूप है जो थोड़ा सा घातक साबित हो जाता है। जिनका यूं कहे तो जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है उनके लिए जो वायरस है वो घातक साबित हो रहा है। ठीक है, वर्तमान में इसके लिए जो है वो प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू जो है वो क्या करना है? इलाज शुरू किया गया है। अब प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है? तो प्लाज्मा थेरेपी के बारे में अगर मैं यूं कहूं तो प्लाज्मा जो होता है वो मानव के रक्त जो होता है, रक्त का अगर मैं बात करूं, रक्त को डिवाइड करूं, रक्त के घटकों के बारे में चर्चा करूं, तो रक्त जो होता है वो रक्त, एक तो रक्त कणिकाओं और एक प्लाज्मा में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, किसमें? तो रक्त प्लाज्मा और एक रक्त कणिकाओं। तो रक्त प्लाज्मा जो होती है उस प्लाज्मा के अंतर्गत अपनी एंटीबॉडी पाई जाती है। किसी भी ह्यूमन के अंतर्गत एंटीबॉडीज जो पाई जाती है वो रक्त प्लाज्मा में पाई जाती है। ठीक है, तो जब ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है? प्लाज्मा थेरेपी का मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति जो है वो क्या हुआ? ये व्यक्ति है, ये कोरोना संक्रमित हुआ। ठीक है, कोरोना संक्रमित हुआ, ये संक्रमित हुआ, तो संक्रमित होने के बाद ये क्या हो गया? अब ठीक हो गया। अब ये क्या हो गया?
ठीक हो गया, ठीक है। अब ये मान लो पहले संक्रमित था, अब ठीक हुआ, इसमें इसका क्या हुआ, इम्यून सिस्टम, इसके प्रतिरक्षा तंत्र ने भाग लिया, इसने भाग लिया, प्रतिरक्षा तंत्र ने भाग लिया, और इसके अंतर्गत क्या हुआ, प्रतिरक्षियों का निर्माण हो गया, मतलब एंटीबॉडी बन गए इसमें, इसमें क्या बन गए, एंटीबॉडी। अब ये ठीक हो गया, मतलब ठीक हो गया, इसने कोरोना, इसके शरीर में जो वायरस पहुंचा था उस वायरस का तो इसने क्या कर दिया, अंत कर दिया, और अब भी ये जो है वो इसके शरीर के अंतर्गत एंटीबॉडीज जो है वो अब भी अवेलेबल है। ऐसी सिचुएशन में इस ठीक हुए व्यक्ति का रक्त निकाला जाता है, और रक्त में से रक्त प्लाज्मा निकाला जाता है, और इस प्लाज्मा में से क्या निकाले जाते हैं, एंटीबॉडी निकाले जाते हैं, और इन एंटीबॉडी को जब कोई दूसरा व्यक्ति जैसे ही कोरोना से ग्रसित हुआ, ये जैसे कोई दूसरा व्यक्ति है ये कोरोना से ग्रसित हुआ, तो इसके अंतर्गत एंटीबॉडी बनने में 10 से 14 दिन का समय लगता है। कितने दिन का समय लगता है, 10 से 14 दिन का समय लगता है एंटीबॉडी बनने में। इस दौरान इसके शरीर को नुकसान होने से बचाने के लिए क्या कर दिए जाते हैं, ये बाहर से एंटीबॉडी जो इसके ब्लड से निकाले थे, ये एंटीबॉडी इसके ब्लड के अंतर्गत इंजेक्ट करवा दिए जाते हैं, और इस वजह से जो है ये व्यक्ति बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाता है, और कुछ ही दिनों में क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार जो है ये इसके अंतर्गत जो है वो प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू वर्तमान समय में इलाज किया जा रहा है, किसका, कोरोना वायरस का, ठीक है। बाकी वायरस के बारे में जानकारी इतनी है, कोरोना वायरस के बारे में जानकारी आप बहुत सुन चुके हो। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो मुझे कमेंट करना, मैं फिर से जो है आपको कोरोना वायरस पे रिलेटेड जो है पूरा वीडियो आपके सामने अपलोड कर दूँगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।